यस तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन। पहले चलो सबसे पहले निकालो बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 2, बीबी नंबर 3। बिगिनर बॉक्स में कहीं किसी को समस्या है तो बोलो पेज नंबर 31, पेज नंबर 32। बीबी नंबर 1 में किसी को समस्या नहीं है। बीबी नंबर 2 पे आ जाओ। फिर पेज नंबर 38 पे है बीबी नंबर 2। बीबी नंबर 2 में कोई समस्या है किसी बच्चे को? यस बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि हरित लवक में प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण के दौरान निम्न में से कौन सा सही है? प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण है तो उस टाइम पे कहां पर प्रोटॉन ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा? ल्यूमेन में ज्यादा होगा, स्ट्रोमा में कम होगा। तो H+ के अकॉर्डिंग पीएच नहीं कर सकते हो। जहां H+ ज्यादा वहां पीएच कम। मतलब हाँ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो केमिस्ट्री का बहुत ही सबसे हाँ सरल बात है। बीबी नंबर 3 पे आ जाओ। बीबी नंबर 3 पेज नंबर 49, 49, 50, पेज नंबर 49। बीबी नंबर 3 में कोई समस्या नहीं है। बीबी नंबर 3 एकदम क्लियर है क्या? यस। तो फिर आ जाओ अब एक्सरसाइज पे। सब बच्चों ने एक्सरसाइज किया होगा। बोले करते हैं सर लेकिन बॉडी बन नहीं रही है। उस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं ना, लाइक बच्चे बोल रहे सर करके आए हैं, सुबह सुबह उठ के 1 घंटे डंबल उठाते हैं हम। हाँ, अभी तुम्हें अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि अपने शरीर की। दोनों साथ साथ कर लेते हो? नहीं नहीं भाई, बॉडी की एक्सरसाइज उतनी ही जितना फिटनेस के लिए जरूरी है। अभी से ज्यादा तुमको मॉडल बनने की जरूरत नहीं है। यही तो है, दिमाग का एक्सरसाइज ही तो ही है। ये इसका नाम एक्सरसाइज क्यों दिया गया है? ये दिमाग का ही एक्सरसाइज है। नहीं नहीं पता चलता है बच्चे, उससे और थकते हैं। इसका मतलब तुम कर नहीं रहे हो, इसलिए तुमको पता नहीं पड़ रहा है। नाउ पेज नंबर 54। क्या कैंपथ? हाँ, क्या बोलना चाहते हो? कैंपथ नहीं पढ़ा है? पढ़ा दिया था, बता दिया था शॉर्ट में कि वो पादप जिनमें स्टोमेटा रात को खुलते हैं, रात में खुलेंगे तो CO2 की एंट्री कब होगी? रात को होगी। उसे मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा। दिन में स्टोमेटा बंद होंगे तो उसी मैलिक एसिड से CO2 निकाल के यूज कर लिया जाएगा। है ना? कैंपथ के बारे में अपने एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, इस बार मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है और नीट में भी नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए शॉर्ट कर दिया उसको। पढ़ा है ना हमने, C4 के एग्जांपल्स पढ़े ना। ज्यादातर कॉमनली क्या है? मोनोकॉट्स है। तुम लिखा भी था शायद कि सामान्य रूप से C4 पादप के एग्जांपल्स नहीं बताए क्या? नहीं लिखा है क्या? क्या क्या लिखवाया है? ये लिखा है तो है। मेनली मोनोकॉट लिखा है कि नहीं लिखा है? पेज नंबर 55। कौन सा क्वेश्चन? 13 जीवाणु प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सह उत्पाद क्या होता है? सल्फर। नहीं बच्चे, जब जीवाणु बोलते हैं और जब साइनो जीवाणु बोलते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब निकालना है। अब तो तुम इतना सारा पढ़ चुके हो बच्चे, पूरा का पूरा डाइवर्सिटी पढ़ लिया, आज भी तुम बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में अंतर नहीं कर पाते हो। ठीक है, जब जीवाणु बोलेगा तो जीवाणु ही समझना है उसको, नीलहरी शैवाल या साइनो बैक्टीरिया नहीं समझ लेना है। नहीं। पेज नंबर 55 पे और कोई क्वेश्चन? पेज नंबर 56, पेज नंबर 57, 39। प्रकाश संश्लेषण के समय जब पीजीए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम?
ये तो क्लास में C3 साइकिल जब पढ़ाया तो चिल्ला चिल्ला के बताया, कॉपी में लिखा, तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा, फिर भी इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हो? स्टैंड अप माय बॉय। पीजीए का मतलब क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीएल का मतलब क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। किससे क्या बन रहा है? एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है। क्या होगा यदि एसिड से COH ग्रुप से एल्डिहाइड CHO ग्रुप बनेगा? क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा। बच्चे, तुम्हें अपने दिमाग को बहुत ही संतुलित करने की आवश्यकता है। कुछ ग्रुप है जिसमें COH लगा है, इससे CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ है? ऑक्सीजन हटा है। ऑक्सीजन हटा है मतलब क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछोगे? कॉपी में लिखा है, किताब में लिखा है, उस टाइम पे भी यही कॉन्सेप्ट समझाया है। क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग कोई मजेले क्वेश्चन तो पूछे? जब डाउट डिस्कशन हो रहा है तो क्वेश्चन तो पूछने चाहिए, तो कुछ भी पूछ लेते रैंडमली। कोई क्वेश्चन, मैंने तुम्हें पहले बताया कि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मान लो गलत हो गया आंसर, आंसर गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा सर्कल मार करके सो गए। अब जब क्लास में डिस्कशन होगा तभी हम पूछेंगे। उस एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हो गया, मैं क्या नहीं सोच पा रहा हूं। एक बार दोबारा ट्राई करो, कॉपी देखो, किताब देखो, और फिर भी ना बने तब फाइनली मेरे पास आना चाहिए, तो आएगा अच्छा क्वेश्चन जहां तुम जरूर से कुछ नया सीख रहे होगे। इसमें तुमने क्या नया सीखा? कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज की मुझे क्वेश्चन सही से पढ़ लेना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमने C4 पादप में पढ़ा कि मीजोफिल्म में पहले CO2 फिक्स हुआ। मैंने क्या बोला? इनिशियल CO2 फिक्सेशन या प्राइमरी CO2 फिक्सेशन। फिर वो CO2 जब बंडल शीट में पहुंचा तो रुबिस्को ने दोबारा से उस CO2 को फिक्स किया। क्या बोलेंगे? पुनर् CO2 स्तरीकरण। समझ गए? क्योंकि वो दोबारा से हो रहा है, एक बार उधर, एक बार बंडल शीट में। आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 40। C4 पौधों में पुनः स्तरीकरण निम्नलिखित में से किसके हरित लवक में होता है? बताओ। तो अभी देखेंगे वहां पर। अभी आ गया ना, पूरा छत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बस 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 बस, आगे की बात आगे कर लेंगे। अभी के कॉन्सेप्ट में यदि क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेंगे। पेज नंबर 58, 59, पेज नंबर 60 देख लेना। वो पुनरुद्ध भवन तो नहीं है? तो पुनरुद्ध भवन तो दोनों में होगा, C4 का भी होगा और C3 का भी होगा। पेज नंबर 60 अभी कर लेंगे बात। पेज नंबर 61, रिवर्स गियर में चल रहे हो बच्चे। 53, C4 पौधों में CO2 स्तरीकरण के दौरान मैलिक एसिड का निर्माण किन की कोश काम होता है? अरे भाई, तब मैं वही बोल रहा हूं, गोला मार दिया फिर सो जाते हो, सर से पूछ लेंगे। अरे भाई उसमें हो सकता है, सर से पूछने जैसा कुछ हो ही ना। चलो पेज नंबर 61, 60, 61, पेज नंबर 62। जिस तरीके से मैंने तुमको पढ़ाया है, यदि तुमने ईमानदारी से क्वेश्चंस देखे होंगे, तुमको ये नहीं कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट तुम्हें सिर्फ फर्जी क्वेश्चन में ही आ सकता है। यदि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस और तुम्हारे चैप्टर के रिलेवेंट है तो तुम्हें उसमें कभी डाउट नहीं आएगा, यदि तुमने पढ़ा। मैंने तुमको दोनों, मैं जब भी पढ़ा रहा हूं मैं दो चीजें माइंड में लेके चल रहा हूं, बच्चे का एनसीईआरटी भी अच्छे से हो जाए और बच्चे का कंसेप्ट भी सही से हो जाए। तो मैं दोनों चीजों को अपने माइंड में लेकर के चलता हूं, उस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो चाहे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से होगा चाहे कॉन्सेप्ट से होगा, तुम्हारे दोनों टाइप के क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। पेज नंबर 62, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 18। सोरगम क्या C4 पादप है? तो CO2 स्तरीकरण का पहला स्थायी उत्पाद क्या बनता है? 4 कार्बन का एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यही बना था क्या? यही रिएक्शन लिखी थी क्या? तो फिर क्या दिक्कत है बच्चे?
सोरगम, C4 पादप, देख लो एग्जाम्पल में कहीं लिखा भी होगा तुमने। सोरगम ज्वार। क्वेश्चन नंबर 29 को यदि ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है एक अणु ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण करना है। कितने अणु का? एक अणु का। तो हाँ, यदि हम एक चक्कर देखते तो 2 ट्रायोस बन रहा था, तो हमने 2-2 खर्च करवाया था। अरे एक की बात कर रहा है, मैंने तुमको बार बार बोला पढ़ा मैं सब कुछ दूंगा, पढ़ा मैं तुमको सब कुछ दूंगा, सारी चीजें तुम्हारे माइंड में एकदम कॉन्सेप्चुअली सेट करवा दूंगा, लेकिन यदि तुमने कसम ही खा रखी है कि मेरे को तो अपनी सीट जो है किसी को दान करनी है, और तुम आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दो, क्यों? क्योंकि तुम पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे तुमको, कि जहां पर मैंने एक रिएक्शन में पूछ लिया था, सब बच्चे जो है वो 6 के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे, 2 के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं, और जब मैंने बोला कि नहीं कुछ बोला जाएगा तो एक ही मानना है, और यहां तो साफ साफ बोल रहा है कि एक अणु ट्रायोस के निर्माण के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी। क्या क्या होगा? एक एडीपी और एक NADPH2। होगा कि नहीं होगा? यस। पेज नंबर 63, पेज नंबर 64, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, पेज नंबर 66, पेज नंबर 67, कौन सा क्वेश्चन? 26। प्रकाश संश्लेषण की Z स्कीम के दौरान किसके इलेक्ट्रॉन्स NADP+ को NADPH+ में अपचेत करते हैं? अब ये क्वेश्चन का आंसर में ये बोला नहीं कि क्या अल्टीमेटली पूछ रहा है कि इमीडिएटली पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, अलग अलग देखने का नजरिया हो तो। जैसे यदि एक क्रम में देखूं तो अल्टीमेटली मुझे दिखेगा कि वाटर का इलेक्ट्रॉन है जो अल्टीमेटली NADPH2 तक पहुंचा है, या तो मुझे ऐसा दिखेगा। और या फिर मैं यदि उसको साइमल्टेनियसली उस कंडीशन में देखो कि मैंने तुम्हें बताया कि लाइट एक साथ PS1 पे और PS2 पे, दोनों पे लाइट एक साथ आता है, PS2 का भी इलेक्ट्रॉन निकला है, PS1 का भी इलेक्ट्रॉन निकला है, तो PS1 का इलेक्ट्रॉन NADPH2 को मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन में देखने का नजरिया क्या है, क्या हम उसको अल्टीमेटली देख रहे हैं या हम उसको इमीडिएटली देख रहे हैं, इसके ऊपर हमें 2 आंसर मिल सकते हैं। लेकिन प्रिफरेबली जब भी हमने फोटो सिस्टम पढ़ा है तो हमने ये देखा है कि PS1 के पास जो फेरेडॉक्सिन होता है उसका काम होता है कि FNR की प्रेजेंस में NADPH2 बनाए, यानी इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली हमने देखा कि यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई जो है वो PS2 ने की और PS2 की भरपाई वाटर ने की। तो मोर प्रेफरेबली मुझे लगता है कि PS1 आंसर करना चाहिए यदि ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में कंफ्यूजिंग तो है, इस पे चर्चा तो हो सकती है कि हमें क्या आंसर करना चाहिए, क्या हमें डायरेक्टली देखना चाहिए या हमें अल्टीमेटली देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ऑड है, जिसमें 2 आंसर पे, अब वो तो क्या है जिसने आंसर दिया उसके देखने का नजरिया क्या है। अल्टीमेटली वही तो बोल रहा हूं, तुम देख रहे हो कि अल्टीमेटली कहां से आया सर, कि अल्टीमेटली तो हमें लग रहा है वो जल का ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, जल का नहीं है, क्योंकि PS1 जब एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला वही तो गया NADH2 के पास, तो वो तो रिएक्शन सेंटर का है PS1 के। कौन गलत कौन सही? दोनों अपनी जगह सही है। तुम बोलोगे सर फिर वो निकला तो उसकी भरपाई किसने की? वाटर ने की, बैलेंस तो उसी से हो रहा है। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह सही हैं। तो मैं यहां पर तुम्हें कोई ज्यादा इसमें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारे सोचने का तरीका गलत नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है, जो सोच के दिया हुआ है, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग तुम ध्यान रख लोगे कि इसका आंसर क्या कर देंगे हम, जिसने इमीडिएटली दिया, क्योंकि लाइट मिला PS1 को तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला, और उस वही इलेक्ट्रॉन NADPH2 ने बनने में यूज हुआ है। PS1 कर देना आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? 14 है, प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषी व्यवस्था में के लिए अंधकार अभिक्रिया का भ्रामक शब्द क्यों है? क्यों? क्योंकि ये दिन में चलती है। यस, वेरी सिंपल। नहीं दिया ऑप्शन, दिया हुआ है पेज नंबर 68, पेज नंबर 69,
करेगा, लेकिन ये कौन सा फैक्टर बोला? पादप कारक बोला। पादप कारक पूछा है, ये वायुमंडलीय है। 38। C4 पादपों के विषय में निम्न में से कौन सा विशिष्ट नहीं है? कौन सा विशिष्ट नहीं है? C4 पादप। क्या C4 पादप के अंदर तमोक्रियाशील रंध्र यानी स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं क्या? जो रात को खुलते हैं। तमोक्रियाशील का मतलब रात को खुलने वाले। रात को स्टोमेटा किस प्लांट में खुलते हैं? कैम प्लांट में। तो ये तो उसका लक्षण होगा, यही गलत है। उच्च ताप की तीव्रता के लिए अनुक्रियाशीलता होता है, उच्च ताप पर भी ये काम करता है, प्रकाश की तीव्रता पर भी काम करता है, प्रकाश शोषण का अभाव भी होता है, उच्च उत्पादकता भी होती है, लेकिन स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा इनके अंदर नहीं होते, वो कैम प्लांट के अंदर होते हैं। पेज नंबर 70, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, 49। निम्न में से किसके द्वारा किए गए अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ कि पादपों में हरा पदार्थ, पास पदार्थ, हरा पदार्थ पादप कोशिकाओं के अंदर, पास हटा दो, बस पास हटा दो, पादप कोशिकाओं के अंदर विशेष काय स्पेशल बॉडीज में उपस्थित होता है। किसने बता दिया था? जूलियस वॉन सेक्स ने। पेज नंबर 71, 47। कौन पूछ रहा है? तुम पूछ रहे हो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हो। तुम खड़ी हो जाओ बच्चे, यस, स्टैंड अप। 6 CO2 को फिक्स करना है, 6 चक्कर चलाने होंगे। कितने NADPH2 खर्च होंगे? कितने? 12। कितने NADPH2 खर्च होंगे? 12। एक NADPH2 बना तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को यूज किया? एक NADPH2 बना तो उसने कितने, एक सिंगल NADPH2 बनता है तो उसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो एक को जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 12 को कितने चाहिए? बैठ जाओ बच्चे। हाँ, कई बार क्वेश्चन बताने की नहीं, क्वेश्चन पूछने, सवाल का जवाब सवाल ही हो जाता है। कई बार ऐसे लगा कि सवाल का जवाब ही सवाल था, एक सवाल का जवाब 4 सवाल। नहीं, ऐसा ही हो गया ना। इस बच्चे को जवाब चाहिए था, मैंने 4 सवाल पूछे, जवाब मिल गया इसको। हाँ, देखो, हमेशा जो ज्यादा सही प्रेजेंटेशन है वो ये NADP प्लस है। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलेगा ये बन जाएगा NADPH प्लस। जब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन मिलेगा तो ये बन जाएगा NADPH प्लस H प्लस। इसी को हम क्या लिख देते हैं? इसको कई बार हम लिख देते हैं NADP और इसको लिख देते हैं NADPH2। समझ गए? अब इसको बोल देते हैं NADPH। लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाओगे तो NADPH मिलेगा, 2 का करवाओगे तो NADPH2 मिलेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करेगा। चलो, पेज नंबर 72, 73, 65। केल्विन चक्र में CO2 प्राथमिक ग्राही अणु से जुड़कर 3 यौगिक का फॉस्फोग्लिसरेट बनाती है। सही बात है। इस क्रिया में CO2 एक कार्बन देती है तो प्राथमिक ग्राही अणु में कितने कार्बन उपस्थित हैं? कितने कार्बन उपस्थित है बताओ? यदि इसने जो यौगिक बनाया उसमें 3 है तो इसका मतलब मुझे लग रहा है इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर पूछा हुआ है कि कितने होने चाहिए, ठीक है, और यहां पर डायरेक्टली पूछ लिया कि कितने हैं।
केल्विन चक्र के CO2 के प्राथमिक ग्राही अणु में 3, तो प्राथमिक ग्राही अणु में कितने कार्बन उपस्थित हैं? तुम तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर करो। कितने कार्बन है? 5। RUBP में कितने कार्बन है? 5। पूछा है ना कितने हैं। यदि पूछता कितने होने चाहिए तो हम बोलते हैं हाँ 2 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 5। ठीक है। पुनरुद्भवन का मतलब रीजनरेशन। RUBP का बनना क्या था? पुनरुद्भवन। टैप का बनना क्या था? पुनरुद्भवन। और स्थिरीकरण तो CO2 का फिक्सेशन है ना बच्चे। अब तुम अलग से पूछ लेना बच्चे, बता ही देता हूं। चल कौन सा 64 की 54? 54। प्रकाश संश्लेषण के लिए सही का चुनाव करो। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोरिलीकरण? कोई भी यौगिक ए यदि बी बन रहा है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो ए का क्या हो गया है? फॉस्फोरिलीकरण। यदि किसी रिएक्शन में एटीपी यूज हुआ और इसने अपना फॉस्फेट दे दिया, खुद एडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो ए का क्या हुआ है? एटीपी का क्या हुआ है? वी फॉस्फोरिलीकरण। ए का क्या हुआ है? फॉस्फोरिलीकरण। आई बात समझ में? तो प्रकाश अभिक्रिया में भी और अंधकार अभिक्रिया में ही, दोनों ही जगहों पर फॉस्फोरिलीकरण होता है, कहीं एडीपी का तो कहीं जो क्रिया आधार है दूसरे उनका, तो दोनों में होगा। जब तुमने अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, जिसने भी ये सवाल मुझे पूछा है वो एनसीईआरटी की बुक को सही से पढ़े, उसके अंदर अपचेन स्टेप की दूसरी लाइन को पढ़ो अभी। अपचेन स्टेप की दूसरी लाइन, अपचेन केल्विन चक्र के अंदर दूसरी लाइन पढ़ो इसकी। समझ गए? क्योंकि एटीपी खर्च हुआ है तो उसने अपना फॉस्फेट दिया था रिएक्शन में किसी को। ग्लाइकोलाइसिस, क्या इसको हमने ईएमपी पथ बोला था? किसने खोजा था? एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पार्नस ने खोजा, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। सभी बच्चे लिखेंगे साथ साथ में। एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ईएमपी पथ को खोजा था। क्या सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? बताया जिस दिन मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ठीक उसी दिन तुम जाके एनसीईआरटी की बुक पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने बताया है, शायद तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि एक लोहार जो है वो बहुत समझदार होता है। वो देखता है कि लोहा जब गर्म है एकदम, तुरंत ही चोट मार देता है, तब जाके उस लोहे में वो परिवर्तन होता है जैसा वो चाहता है। यदि वो लोहे को ठंडा होने दे और उसके ऊपर हथौड़े मारता रहे तो क्या वो अपने औजार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बिल्कुल वही चीज है कि जिस दिन हम पढ़ते हैं, जिस दिन हमने चीजों को समझा है, वही दिन है जब लोहा सबसे ज्यादा गर्म है। तुम्हें घर पे जाके, रूम पे जाके क्या करना है? तुरंत से हथौड़ा मार देना है। समझ गए क्या? यस। और यदि तुमने बोला नहीं कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, लोहा ठंडा हो जाने दिया, तो तुम मारते रहो थोड़े, सालों साल मारते रहो। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना ये। तो इसीलिए जो हम जिस दिन पढ़ते जा रहे हैं, जितना हम पढ़ लेते हैं आज, उतना ही जाके पढ़ लोगे, तुम्हारे दिमाग में बात बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाएगी। एनसीईआरटी में कहां पर क्या बात लिखी है, क्या कहना चाहता है। और यदि तुमने उसको छोड़ दिया तो फिर रटते रहोगे, जैसे आज तक चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस नाम के वैज्ञानिक जो है, इन्होंने ईएमपी पथ को खोजा या ग्लाइकोलाइसिस को खोजा। ये पथ कहां चलता है? कोशिका द्रव्य में या साइटोसोल में चलता है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है उसको आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है। यदि मान लो इस प्रक्रिया में एक सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाना है। किसका? सुक्रोज का। तो सुक्रोज को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा किसके अंदर? मोनोमर्स के अंदर, यानी ग्लूकोज और हेक्सोज के अंदर, सॉरी फ्रक्टोज के अंदर। फ्रक्टोज इज ऑल्सो हेक्सोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर।
और कौन सा एंजाइम है जो ये काम करवाता है? इन्वर्टेज एंजाइम। क्या ये श्वसन का पहला स्टेप होगा क्या? ये तो पाचन है। ये श्वसन है कि पाचन है? ये तो पाचन है। ये तो डाइजेशन हुआ, ये श्वसन नहीं है बच्चे। पहले जितना बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस से, पाचन से, उतना तोड़ दिया जाता है। और जब फिर मोनोमर बन जाते हैं, जिनका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, उनको आगे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में तोड़ा जाता है। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि कार्बन कार्बन बंध को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा? दो चीजें होगी, एक तो ऊर्जा मिलेगी और दूसरा जो मध्यवर्ती होते हैं उनको किसके रूप में उपयोग कर लिया जाता है? पूर्व पदार्थ के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। बोला था कि लेकिन हम ये प्रक्रिया पढ़ेंगे ये मानते हुए कि एक ग्लूकोज के सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। सारे बंधकों कैसे सीरियल में सीक्वेंस में तोड़ेंगे, उसके बारे में हम स्टडी यहां पर करेंगे। तो मान लो अब ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के सारे बंधकों को कैसे तोड़ के पूरा CO2 बनाया जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्टेज एंजाइम ने इसको तोड़ दिया। मान लो सुक्रोज की जगह पे स्टार्च यूज करते तो अमाइलेज एंजाइम हो जाता, अमाइलेज तोड़ता उनको। तो ऐसे डिफरेंट एंजाइम से वो पहले ब्रेक होते हैं। अब ब्रेक हो गए, अब क्या होगा? ये ग्लूकोज जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एक ऐसी प्रक्रिया में जिसमें 10 स्टेप होते हैं। इंग्लिश में लिख दूं कि हिंदी में लिखूं? चलेगा? ग्लूकोज ऐसे लिख दूंगा, चलेगा ना? तो ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट, और ये टूट जाता है दो चीजों में, दो ट्रायोज में, PgAl और DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लूकोज कितने कार्बन का शुगर है? 6 कार्बन। एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फेट ऐड किया, आइसोमर बना लिया, फिर उसको और एक्टिवेट करने के लिए एक और फॉस्फेट जोड़ लिया। लेकिन ये टूटा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में, PgAl और DHAP। क्या ये आइसोमर होते हैं? यस। हम आगे अभिक्रिया को PgAl के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। यदि हम इसको PgAl के अकॉर्डिंग लेके जाना चाहते हैं तो क्या हमें DHAP को भी PgAl में परिवर्तित करवा लेना चाहिए? क्योंकि आइसोमर है तो यस, आइसोमरेज एंजाइम जो है वो इस प्रकार के परिवर्तन करवा सकता है। तो अल्टीमेटली हम देख लेंगे कि क्या हमारे लिए 2 PgAl यहां पर तैयार हो चुका होगा ताकि हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ा पाए। PgAl अगले ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाय या बेस PGA। एल्डिहाइड से क्या बन गया? एसिड बन गया। ये अपना एक फॉस्फेट यहां पर देगा और बना देगा 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ बच्चे बोले सर ये तो हमें देखा दिखाया लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो पहले कभी इसको देखा है हमने। तुमने इसका शॉर्ट फॉर्म देखा था, 3 PGA से बनाया था PgAl DHAP ट्रायोज, और ट्रायोज से बनाया था हेक्सोस। मैंने बोला था मल्टीपल स्टेप में होता है, लेकिन मैं तुमको शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल स्टेप में सारे स्टेप क्या है, यहां से यहां तक उल्टा लिख दो, केल्विन साइकिल के अंदर तुम्हारा रिडक्शन स्टेप तैयार हो जाएगा। PGA से पूरा ग्लूकोज बनने तक की रिएक्शन जो है तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इसका उल्टा ही होता है बस वहां पर। आई बात समझ में? तो अब 3 PGA में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है 3 PGA से, पहले 3rd नंबर पे था, अब कहां पे चला गया? 2 नंबर पे, पोजीशन आइसोमर बन गया, 2 PGA बन गया। 2 PGA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप में। पेप को तुम पहले से जानते हो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COCOH। पायरुविक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। क्या तुम्हें 10 स्टेप दिखाई दे रही है? क्या ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये वाली 5 है कि नहीं? यदि ये 5 नहीं है तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये है, ये तो पाचन है, ये वाली। यस, तो ध्यान रखना, कई बार स्टेप वाइज पूछ लेते हैं कि बताओ 5वें स्टेप में क्या हो रहा है। तो यहां पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, इसको बोलेंगे 5 स्टेप। और मैंने तुमको बहुत सीक्वेंस में बताया, क्या
कि क्योंकि हम रिएक्शन इससे आगे बढ़ा रहे हैं तो हम इसको कन्वर्ट करवा लेंगे। 5 स्टेप 6, 7, 8, 9, 10, तब जाके 10 स्टेप जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या तुम्हें पता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज मोस्टली रिवर्सिबल होती है, व्युत्क्रमणीय प्रकार की होती है। ए से एक एंजाइम बी बना सकता है तो वही एंजाइम बी से ए भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि किसकी मात्रा ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है। तो ज्यादातर एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल टाइप की होती हैं, लेकिन यहां पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और ये लास्ट स्टेप, ये 3 यूनिडायरेक्शनल है, बाकी सब बाय डायरेक्शनल है, रिवर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय प्रकार की। तो 1, 3 और 10वें स्टेप को छोड़ के बाकी स्टेप में मैं तीर जो है वो दोनों तरफ लगा रहा हूं। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब अगला सवाल आता है कि सर ये स्टेप तो हम याद कर लेंगे कि किससे क्या बनता है, आसान भी है, पहले भी पढ़ा हुआ है, काफी कुछ रिलेटेड भी लग रहा है, लेकिन इसमें किस स्टेप में एनर्जी बनती है, किसमें क्या होता है, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम रटे नहीं, हम चीजों को ऐसे समझ लें कि हमको जीवन में कभी भूलने का नंबर ही ना आए, याद रहे वो हमेशा, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक रिएक्शन अपने आप में तुम्हें बहुत सारी बातें बता रही होगी। यदि तुम देखोगे ध्यान से तो रिएक्शन खुद बोल देगी कि क्या होगा, कौन सा एंजाइम बनेगा, कौन सी एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, खुद बोल देगा। ये तुम ध्यान से देखोगे। क्या देखा तुमने ध्यान से कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। यदि ऐसा कन्वर्जन हुआ तो मुझे लग रहा है कि इसका मतलब एक फॉस्फेट ग्लूकोज में जुड़ गया है। और फॉस्फेट ग्लूकोज में कैसे जुड़ सकता है कि यदि एक एटीपी खर्च हो जाए और एडीपी में कन्वर्ट हो जाए तो इसका एक फॉस्फेट बचेगा, वो फॉस्फेट कहां जुड़ जाएगा, ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसका फॉस्फोराइलेशन हुआ है बच्चे, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ है, फॉस्फोरिलीकरण हुआ है। किसका, वी फॉस्फोरिलीकरण हुआ है, एटीपी का भी फॉस्फोरिलीकरण हुआ है। तो ये हमें इस रिएक्शन में दिख रहा है और इस ऊर्जा को उपयोग करके ग्लूकोज एक्टिवेट हुआ। कोई भी अभिक्रिया जहां पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा हो, मतलब मान लो एक कंपाउंड ए के पास फॉस्फेट है और ये बी है, और हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जो है ए से बी पे चला गया, ए और बी फॉस्फेट बन गया, मान लो ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए कि फॉस्फेट ग्रुप को ए से निकाल के बी पे किसने जोड़ा है। जब भी ऐसा कोई एंजाइम ट्रांसफर करने का काम करता है, फॉस्फेट ग्रुप को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम करता है, तो वह एंजाइम होता है काइनेज। और रिएक्शन में यदि ऐसे ट्रांसफर किया, एटीपी बनाया, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वर्ड यूज करते हैं, क्रिया आधार स्तर पर फॉस्फोरिलीकरण या विफॉस्फोरिलीकरण होता है। तो यहां पहले स्टेप में क्या तुम्हें ऐसा लगा कि यस, किसी ने फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से निकाल के ग्लूकोज को दे दिया है? कौन है वो? यस, वो एंजाइम है काइनेज, और पूरा नाम लिखेंगे यहां पर ग्लूकोज के अकॉर्डिंग, हेक्सोकाइनेज। क्या बात समझ में आ गई सबको? ऐसे ही अब आगे बढ़े तो हम देख रहे ग्लूकोज से बना है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सॉरी फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना तो मुझे लग रहा है ये तो आइसोमर बन गया है, ये तो समावयवी है। तो आइसोमर है तो कौन सा एंजाइम बना रहा होगा, ये आइसोमरेज। जहां पर भी आइसोमर वगैरह बन रहे होंगे तुम्हारे माइंड में आएगा कि कहीं ये आइसोमरेज एंजाइम तो काम नहीं कर रहा है। अगले स्टेप में देखो, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, क्या ये रिएक्शन तुम्हें कुछ कह रही है कि फ्रक्टोज ने कहीं से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने कहीं से एक और फॉस्फेट ले लिया है? कहां से लिया होगा? क्या फिर से पिक्चर में एटीपी खर्च हुई होगी? यस। और यदि कोई पूछे कि बताओ क्या तुम उस एंजाइम का नाम बता सकते हो जिसने ये काम करवाया है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? काइनेज एंजाइम। पूरा नाम तुम्हें याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम काइनेज से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। कहीं इंपॉर्टेंट कोई नाम में आगे का नाम रखना होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे तुम्हारा काइनेज से मोस्टली काम चल जाएगा। तो काइनेज एंजाइम, लेकिन यदि इस काइनेज का पूरा नाम लिखना होगा तो फिर से क्रिया आधार का नाम उसके पहले लिख दोगे। तो क्रिया आधार ये है तो उसका पूरा नाम हो जाता है फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है तो फॉस्फो, फ्रक्टोज में जुड़ा है इसलिए फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज।
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तुम्हारा काम सिर्फ काइनेज से चल जाएगा। फिर अगले स्टेप में आ गए, हमने देखा कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक बड़ा सा 6 कार्बन का एक शर्करा है, एक फॉस्फेट इधर एक फॉस्फेट इधर। एक एंजाइम ने क्या किया, इसको बीच से तोड़ दिया, और तोड़ता भी ऐसा है कि इसका तोड़ा पानी नहीं मांगता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं है। यदि मान लो एक फ्रक्टोज है और यदि इसको बीच में से हम ब्रेक करें और पानी से ब्रेक करें, H2O से हाइड्रोलाइसिस हो जाए, तो फिर तो मैं बोलूंगा इसको ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। फ्रक्टोज तो डायमर हुआ। फिर मैंने क्या बोला था, जब भी मोनोसेक्राइड बन जाएगा उसका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। यानी ये टूट तो रहा है लेकिन इसका तोड़ा हुआ पानी नहीं मांग रहा है, बिना पानी के टूट रहा है। यानी 3-3 कार्बन के 2 शर्करा बन गई, फॉस्फेट बन गए, शुगर फॉस्फेट शुगर बन गए। तो यदि कोई एंजाइम ऐसा करता है कि बड़े कार्बोहाइड्रेट को 2 छोटे में, या 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ के एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाता है बिना पानी के, तो वो होता है एल्डोलेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, एल्डोलेज। तो फ्रक्टोज से क्या बना, PGAL और DHAP, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एल्डोलेज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि रूल है ये एक जगह याद रह गया तो जीवन में कभी भी आएगा तुम्हारे सामने ऐसे रिएक्शन, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, तुमको पता होगा अच्छा बड़ा शुगर 2 छोटे में टूटा है, एल्डोलेज एंजाइम लिख दो। अच्छा फॉस्फेट ग्रुप का इधर उधर ट्रांसफर काइनेज लिख दो, यदि आइसोमर बन रहा है आइसोमरेज लिख दो। तो मैक्सिमम जगहों पर ये 99% जगहों पर ये रूल तुम्हारा सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि यदि तुम चाहते हो कि जीवन आसान हो जाए तो हो जाएगा। अभी ध्यान से देख लो बस थोड़ी देर। तो यहां पर क्या हुआ कि एल्डोलेज क्यों एंजाइम काम कर रहा है, समझ गए सब बच्चे? क्योंकि ये लाइएज कैटेगरी का एंजाइम होता है जो बड़े शुगर को 2 छोटे शुगर में बिना पानी के तोड़ता है, या 2 छोटे शुगर को जोड़ के एक बड़ा शुगर भी बना सकता है। रिवर्सिबल है ना। अब यदि इसने PGAL और DHAP बनाया तो DHAP से PGL बनना या इससे बनना, क्या फिर से एंजाइम का नाम दिख रहा है तुम्हें? कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। आइसोमर बन रहा है तो आइसोमरेज। फिर तुम देख रहे हो PGAL से 1,3 बाय PGA बना, कहां गया वो बच्चा? यस माय बॉय, यस यू अगेन। क्या हो रहा है? नहीं पीछे वाला बच्चा, आगे वाले बैठ जाओ। यदि PGAL एल्डिहाइड से एसिड बना, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीकरण होता है? आंशिक रूप से यहां पर ऑक्सीकरण होगा कि नहीं? यस, वो स्टेप आ गया, वो जगह आ गई है जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और हमें दिख रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है बच्चे? यस, अब तुम्हें दिखने लगा है कॉन्सेप्ट जो है कि यस एल्डिहाइड से एसिड बना है तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा। बैठो बच्चे, बिल्कुल सही। अब इस ऑक्सीकरण को करवाने के लिए ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं आएगा। ऑक्सीजन इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन वाली पिक्चर का हीरो है, लेकिन वो आएगा क्लाइमेक्स में। वो क्लाइमेक्स में ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा वो। तो वो क्या करेगा, वो कुछ अपने चेलों को भेज देगा, जिनको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, एंजाइम, उनको भेज देगा कि तुम जाओ, तुम जो है हाँ काम करो, तुम जाओ हाइड्रोजन जो है वो निकाल लो, जो भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करना है तुम वहां से हाइड्रोजन निकाल लो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लो, और निकाल के मेरे को देना कहां पे? लास्ट में। मैं इंतजार करूंगा वहां इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स 4 के पास में, वहां लेके आना है तुमको, बोल देता है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीजन खुद आएगा क्या? नहीं आएगा। किसको भेजा उसने? उसने एक ऐसे एजेंट को भेजा जो ऑक्सीकरण करता है, एंजाइम है और उसके ऊपर NAD एज ए कोफैक्टर है। तो NAD क्या करता है? NAD इस PGAL से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को ले लेगा। कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट ले लिए? 2। एक ने 2 लिए, 2 ने 4। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 हाइड्रोजन, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? ये 1 रिडॉक्स इक्विवेलेंट है, एक रिडॉक्स समतुल्य है ये, एक हाइड्रोजन। तो एक NAD ने कितना, एक NAD जो है उसने कितने हाइड्रोजन लिए? 2। तो यानी 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट इस अभिक्रिया में निकल गई। तुम्हें कोई पूछेगा कि बताओ, किससे पूछूं मैं पूछूंगा इससे पूछूंगा, मिनी से। यस मिनी बच्चे, मिनी है ना तुम्हारा नाम?
मिनी नहीं है तो फिर क्या है बच्चे? अंशिता, ओके बच्चे, यस बताओ बच्चे, स्टैंड अप। यदि पीजीएल से 13/PGA बन रहा है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से सुन लो सवाल पूरा, कि वह अभिक्रिया जिसमें पीजीएल से 13/PGA बनता है उसमें कितने NADH2 का निर्माण होता है? सवाल वापस बोलूं क्या? वह अभिक्रिया जिसमें PGAL से 3PGAL से 13/PGA का निर्माण होता है उसमें कितने NADH2 का निर्माण होता है? जोर से बोलो। यस, 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे, बैठो। तो समझ गए सब बच्चे? अपने दिमाग को यदि सही से बैलेंस रख के कूल और काम होकर के सोचोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि बिना सोचे जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यस, मैंने बोला है कि जब भी रिएक्शन देखते हो यदि कुछ ना बोला जाए कितना दिखना चाहिए? एक एक रिएक्शन ही दिखना चाहिए। तो एक रिएक्शन में 2 रेडॉक्स समतुल्य जो है वो NAD ने ले लिए। बताओ इसके अंदर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? PGAL का। किसका अपचयन हो रहा है? NAD का। कौन है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दाता है? PGAL। कौन है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ग्राही है? क्या सब बच्चों को ये दिख रहा है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। सर हमको पता ही नहीं पड़ता कौन दाता कौन ग्राही, कहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहां प्रोटॉन, दिख ही नहीं रहा है हमको। तुमको दिख रहा है सबको? यस, बहुत बढ़िया। तो अब इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन होते हुए दिखा था, ऑक्सीजन डायरेक्टली एंटर नहीं हुई थी, लेकिन उसने NAD को भेजा हुआ है। NAD एंजाइम का कोफैक्टर होता है। किस एंजाइम का कोफैक्टर होता है? उस एंजाइम का नाम बताओ जो NADH2 बनाता है या तोड़ता है, या NADPH2 बनाता है या तोड़ता है, या FADH2 बनाता है या तोड़ता है। यस, डिहाइड्रोजिनेज, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी का एंजाइम होता है, जो रिएक्शन में हाइड्रोजन ग्रुप को इधर उधर ट्रांसफर करता है। जैसे ये क्या कर रहा था? फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर, वैसे ये किसको? हाइड्रोजन को। डिहाइड्रोजिनेज। समझ गए सब बच्चे? तो कहीं पे भी आज के बाद तुम्हारे पास रिएक्शन आ जाए जहां पर तुम NADH2 या FADH2 या NADPH2 बनता या टूटता हुआ देखो तो समझ जाओगे एंजाइम का नाम क्या लिखना है। आंख मूंद के एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज। समझ गए? आगे आ जाओ। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3PGA बना। बोलो क्या दिख रहा है? क्या परिवर्तन हुआ है? क्या एक फॉस्फेट ग्रुप कम होते हुए दिख रहा है? इस फॉस्फेट ग्रुप को कौन लेके भागेगा? ADP। क्या बन जाएगा? ATP। कुछ बच्चे बोले सर ये तो हमें ऊपर भी दिख रहा था कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो हमें तो 2 फॉस्फेट भी दिख रहा है, हमें दिख रहा है वहां पे भी तो ATP खर्च होनी चाहिए। तो बच्चे ध्यान रखना दोनों चीजें एक साथ नहीं है। ऐसा नहीं होगा किसी रिएक्शन में कि NADPH2 भी बन रहा है और ATP भी खर्च हो रही है, नहीं। तो फिर इसका मतलब ये फॉस्फेट की भरपाई कैसे कर रहा होगा? ये साइटोप्लाज्म में से अकार्बनिक फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के जोड़ लेता है। आई बात समझ में? ये एंजाइम काम कर रहा है ना, एनर्जी तो बन रही है बच्चे, ये तो भयानक एनर्जी बन रही है। 3 ATP के बराबर एनर्जी है। हाई एनर्जी कंपाउंड होता है NADPH2 और NADH2 ये सब। तो इस अभिक्रिया के अंदर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो सीधे साइटोप्लाज्म से आकर के जुड़ा है, यहाँ ATP खर्च नहीं होती। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हुआ यहाँ पर। लेकिन अब तो ये एक स्पेशल है, ग्रीन कलर से इसलिए लिखा है कि ध्यान रखना है, यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉस्फेट में परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है वो हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है? जो PGAL से PGA बना यानी ऑक्सीडेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। देन इसके बाद में 3PGA से 2PGA अच्छा यहाँ पर एंजाइम का नाम कोई बता सकता है क्या? बोलो, जोर से बोलो। काइनेस। फिर 3PGA से 2PGA बना, क्या फॉस्फेट ग्रुप फिर से निकल गया क्या? तो फिर क्या हुआ है? यस, पोजिशनल आइसोमर। 3 से 2 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। 3 से यदि 2 नंबर पे फॉस्फेट आ गया है तो यहां पर हाँ यस, आइसोमरेज कैटेगरी का भी एंजाइम का नाम, आइसोमरेज एक पूरा क्लास है, उसमें और भी बहुत सारे सब क्लासेस होते हैं, तो एंजाइम का नाम होता है यहां पर म्यूटेज।
आइसोमरेज जैसे ही एंजाइम है, लेकिन ध्यान रख लोगे म्यूटेज। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया है। ये तुम थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड और सीधे इनॉल से देख लेते, कंपेयर कर लेते इनॉल पायरुवेट से। ये क्या है? क्या ये? जोर से बोलो। ग्लिसरिक एसिड है क्या? हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो। क्या है ये? ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? जोर से बोलो। ग्लिसरिक एसिड। यदि मुझे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखना होता तो मैं यहां पर क्या करता? फॉस्फेट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता। यदि मुझे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा? ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या है? ये है। अब इससे बनाना है क्या? इनॉल। और इनॉल क्या होता है, कैसे बनता है? मैंने कौशल नामा सर को पहले पूछ लिया था। उन्होंने बोला मैंने बच्चों को सब पढ़ाया हुआ है, उनको सब आता है। पिछली क्लास में ऐसा हुआ था, मैं बहुत देर तक बच्चों को पढ़ाता रहा है क्लास में। बच्चे बोले सर आता है हमको सब कुछ, पढ़ाया हुआ है कौशल नामा सर ने। तो मैं तो यस, तो मुझे लग रहा है नहीं नहीं छलावा नहीं था, बच्चा आता था, उनको आता होगा, मतलब उन्होंने बाद में बोला। यस, अच्छा, ओके, टोटोमेरिस। यस, क्या कोई बच्चा इससे इनऑल बनवा सकता है? बनाना है अभी। कैसे बनाओगे? यदि यहां से एक हाइड्रोजन और एक यहां से OH निकलवा दिया जाए तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? CH2 COOH की जगह फॉस्फेट ग्रुप भी फॉस्फोइनॉल है, इसलिए COOH। क्या नाम हो जाएगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का जब निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है? पानी, बोलो, निकल रहा है। H2O का लॉस हो रहा है। वो एंजाइम जो इनॉल बनाता है, वो एंजाइम जो इनॉल बनाता है उसका नाम है इनोलेज। क्या नाम है? इनोलेज। जिस स्टेप में इनॉल बन रहा होगा वहां पर एंजाइम का नाम क्या होगा? इनोलेज। अभी इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन जब अगले स्टेप में ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर, जो कि कीटो एसिड बन जाएगा। अब अल्कोहल से कीटो एसिड बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा। यानी कीटो एसिड और इनॉल ये क्या होते हैं? टोटोमर होते हैं ना। टोटोमेरिज्म तो इसमें होता है ना, लेकिन ये तो नहीं था। इसमें तो पहले क्या हुआ? OH ग्रुप था, पहले OH को निकाला, फिर बाद में अब इनॉल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? पायरुवेट के अंदर या कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। देखो ये रहा फॉर्मूला। फॉस्फेट निकला है क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनने में फॉस्फेट ग्रुप निकला है क्या? यस। वो फॉस्फेट लेके कौन जाएगा? यस, यानी इसका मतलब ADP जो है वो यहां पर ATP में कन्वर्ट हुआ होगा। और एंजाइम का नाम बता सकते हो? जोर से बोलो। क्या हर एक स्टेप में कौन कौन सा एंजाइम काम करता है, क्या तुम्हें वो एकदम क्लियरली उनकी हरकतों से दिख रहा है क्या? किस स्टेप में NADH2 बनेगी, किसमें ATP बनेगी, किसमें ATP खर्च होगी, क्या रिएक्शन की हरकतों से दिख रहा है क्या? यस। तो यदि तुमने ध्यान से देख लिया, एक भी स्टेप में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन खुद चीख चीख के तुम्हें बोल देगी कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहां पर ये स्टेप 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, या पेस मेकर स्टेप भी बोलते हैं स्टेप नंबर 3 को। ये एंजाइम को, फॉस्फोरेक्टोकाइनेज को हम पेस मेकर एंजाइम बोल देते हैं। स्टेप नंबर 1 से लेकर के और यहां तक जब मैं देख रहा हूं तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? एनर्जी खर्च हो रही है। एनर्जी कंज्यूमिंग और एक्टिवेशन स्टेप है, इसमें ऊर्जा का खर्च हो रहा है। लेकिन इसके बाद से सारे स्टेप में हम देख रहे हैं क्या होगा? इनके बाद ऊर्जा का निर्माण होगा। सारे स्टेप तो नहीं, बट 3 स्टेप में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसको बोल देंगे हम एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ऊर्जा प्रदान करने वाले पद, स्टेप्स।
आई बात समझ में? तो यहां पर यदि मैं बोलूं एनर्जी कैलकुलेशन करूं, एनर्जी कैलकुलेशन, कितनी एटीपी खर्च हुई है, कितनी एटीपी बनी है, कुल 4 एटीपी निर्माण। शुद्ध या नेट, कितने एटीपी बने हैं? नेट 4 माइनस 2, 2 एटीपी निर्माण हुआ है। क्या इतनी ऊर्जा बनी कि ऊर्जा के नाम पर कुछ और भी बना है? क्या बना है? 2 NaDH2 का निर्माण। यदि 2 NaDH2 का निर्माण हुआ है तो ETS के द्वारा ये 6 एटीपी बन सकता है। एक NaDH2 कितने एटीपी के बराबर? 6। लेकिन ध्यान देना अभी से बच्चे, यदि अभिक्रिया में कोई एटीपी बना होगा तो SLP बोलेंगे उसे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। कहां कहां पर दिख रहा है? 2 जगहों पर दिख रहा है, एक ये वाले 2 और ये वाले 2। 4 एटीपी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? आधार स्तर फास्फोरिलीकरण द्वारा। उल्टा लिखा है क्या? फास्फोरिलीकरण करण द्वारा, या शॉर्ट में बोल देंगे SLP। लेकिन क्या ये 2 NaDH2 से जो एटीपी बन रहा है वो भी आधार स्तर पे बन रहा है क्या? तो ये किसके द्वारा बनता है? ETS एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा। ये तुम्हें कोई पूछे कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कुल ऊर्जा निर्माण कितना है, बता सकते हो क्या? कितना? 4 + 6 10। 8 कौन बोल रहा है भाई? नेट ऊर्जा पूछे तो हाँ, अब क्या बोलोगे? 8 बोलोगे, यानी 10 में से 2 जो खर्च हो गए वो माइनस कर दिया, 8 एटीपी। क्या बात सबको समझ में आ गई है क्या? किसको नहीं पता पड़ा? सर मुझे नहीं पता पड़ा कि कैसे ये 10 और ये 8 कैसे क्या हो रहा है। कोई बच्चा है ऐसा जो बोलना चाहता है कि सर मेरे को नहीं पता पड़ रहा है, ये ऊर्जा कैलकुलेशन में नेट का मतलब क्या हो रहा है और कुल का मतलब क्या हो रहा है? सबको पता पड़ रहा है? हाँ, हिंदी में या तो नेट लिख के देगा या शुद्ध लिख के देगा। नेट या शुद्ध। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सकल तो कुल होता है, कुल का मतलब होता है सकल, ग्रॉस। और नेट को क्या बोलते हो? शुद्ध। तो भी नेट लिख के देगा और या फिर शुद्ध लिख के देगा। तुम लोगों को टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारे लिए पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। तुम लोगों को तो दोनों लैंग्वेज में मिलता है ना पेपर, तुमको क्या टेंशन लेना है? हिंदी आती तो हिंदी, इंग्लिश आती तो इंग्लिश, जो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। क्या हुआ? सबसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटर। यदि इसमें फ्रक्टोज को यूज करना होता, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें क्या क्या अंतर आ जाते, कितने स्टेप रह जाते? दो माइनस, एक ही तो माइनस होगा। 2 माइनस कौन बोला भाई? क्या इसमें भी ऊर्जा लग जाती? क्या ऊर्जा में भी कोई अंतर आता? यस, देख लो ठीक से, ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता। सिर्फ अंतर आता किस चीज में कि 10 के बदले 9 स्टेप रह जाती, बस, और कुछ अंतर नहीं होता। इसके बाद के सारे स्टेप एज इट इज रहते, कोई चेंज नहीं। फटाफट से लिखो।
लिख डाला सबने? फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, जल्दी करो, अभी स्टार्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे। जल्दी लिखो, जल्दी, बहुत स्लो कर रहे हो। बाकी सब बैच में ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, बहुत पीछे चल रहे हो। यस, यस, शाम वाले में भी सुबह वाले भी, दोनों बैचेस में आज मैं उनको प्लांट ग्रोथ पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा फास्ट पढ़ो, तुम स्लो पढ़ रहे हो थोड़ा। क्या छुट्टी हो गई है? तो इंग्लिश में, इसलिए तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो फिर हिंदी में लिख दूंगा। नहीं, मुझे टाइम लगेगा वो चलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगना चाहिए। लग रहा है एक दिन तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास, तुम्हारा उसका केएन सर का कैसा चल रहा है? बराबर चल रहा है, बढ़िया। उनकी क्लास ले लूंगा एक। नहीं, कौन? आर के सर है? चलो, अब ये स्टेप 3 जो है उसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसको हम रेट लिमिटिंग या पेस मेकर स्टेप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कि ये जो एंजाइम देख रहे हो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, दिख ही रहे हो तुम लोग। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, एकदम फुल स्पीड से। हाँ, फिर वही है, लिखो ही मत, समझ लो बस। नहीं, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं, और इवन रूम पे भी एक दो बार इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा, हाँ, हाँ, अब आज जो है वो सब कुछ समझ के जाओगे, फिर इसको खुद से जब लिखोगे घर पे पढ़ते टाइम, तब तुमको एकदम पता रहेगा कि हाँ, यहाँ पर मैं ये एंजाइम लिख रहा हूँ, यहाँ पर एनर्जी बना रहा हूँ। हाँ, हाँ, थोड़ा मानना पड़ेगा बच्चा आज। नहीं लिख रहे तुम? लिख रहे हो? लिख लिया? हाँ, लिखो, क्योंकि ये चीज पहले का लिखा हुआ काम नहीं आएगा, पढ़ना है एक बार, लिखना है खुद से। एनर्जी कंज्यूमिंग और एक्टिवेशन स्टेप, ऊर्जा खर्च होने वाले पद, और नीचे है ऊर्जा प्रदान करने वाले पद। कर दो इरेज अब, ये तो इरेज कर दो। नहीं, हाँ, लड़कियां तेज है।
लिखो, जल्दी लिखो बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक बार में ध्यान से नहीं लिख रहे हो, फिर मैच कर रहे हो उसको। ऐसे तो फिर 4 बार देखते रहोगे। हाँ, गलत हो जाएगा तो हो जाने दो, क्या हुआ, पढ़ते टाइम अपने आप पता पड़ जाएगा गलत है, और क्या, पता चल जाता है। देखो, स्टेप 3 जो है उसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो डिसाइड करता है कि अभिक्रिया की दर क्या होनी चाहिए। मान लो कि एक सेल है जो रेस्पिरेशन कर रही थी और उसके पास एटीपी बहुत सारा था, भर भर के एटीपी था। देखो, यदि एटीपी बहुत ज्यादा हो तो उस केस में ग्लाइकोलाइसिस को तेज चलाना चाहिए कि धीरे कर लेना चाहिए? यदि एटीपी ऑलरेडी सेल के पास बहुत सारी है तो क्या उसे ग्लाइकोलाइसिस तेज चलाना चाहिए कि धीरे? धीरे, कि भाई एनर्जी भरी हुई है तो फिर क्यों उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो एटीपी जो है वो नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। कैसे? कि ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम के पास एक अलग से साइट होती है, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट एक ऐसी साइट होती है जहां पर कुछ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जाके जुड़ सकते हैं। सक्रिय स्थल पे, एंजाइम के सक्रिय स्थल पे तो कौन जुड़ता है? क्रिया आधार। नॉर्मल अभिक्रिया करेगा तो क्रिया आधार यहां पर जुड़ जाएगा। लेकिन यदि एलोस्टेरिक संदमक, जो कि कौन है? एटीपी खुद है, एटीपी की मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो यह क्या करेगा? एलोस्टेरिक संदमक का कार्य करने लगेगा और जाके कहां पे बाइंड करेगा? एलोस्टेरिक साइट पे। जैसे ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, क्या करता है? सक्रिय स्थल को विकृत कर देता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। यदि सक्रिय स्थल बदल गई तो क्या अब यहां पर क्रिया आधार जुड़ पाएगा? क्या अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी? यस। यानी एटीपी का ज्यादा होना इस अभिक्रिया की दर को कम कर दे रहा है, ग्लाइकोलाइसिस को कम कर दे रहा है। किस स्टेप के ऊपर? थर्ड स्टेप के ऊपर। कौन से एंजाइम के को एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। क्लियर हो गई सबको ये बात? ठीक है। अब जब एटीपी कम हो जाएगी तो क्या होगा? ये फिर से निकल जाएगा और ये वापस से नॉर्मल काम करने लग जाएगा। तो ये जो संदमन है वो व्युत्क्रमणीय है कि इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल है। समझ गए? यानी ये जुड़ भी सकता है एलोस्टेरिक साइड पे और निकल भी सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। चलो, हाँ, लिखते जाओ, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। क्या चीज बच्चे? फॉस्फोफ्रक्टो एंजाइम को पेसमेकर एंजाइम कहते हैं। यह ग्लाइकोलाइसिस की दर को निर्धारित करता है। क्या बच्चे? क्या? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्रियाधार क्या है उस अभिक्रिया का? उस एंजाइम के लिए क्या क्रियाधार है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही तो है बच्चे। फर्मेंटेशन या किण्वन। एटीपी एलोस्टेरिक संदमक, एलोस्टेरिक संदमक। क्रियाधार के नीचे लिखा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, F6P। क्रियाधार का नाम क्या है इस अभिक्रिया में? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है।
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, इससे सक्रिय स्थल पे कौन आके जुड़ रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस एंजाइम के ऊपर नीचे एक और साइट दिख रही है तुमको, क्या नाम है? एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक स्थल के ऊपर कौन जुड़ेगा? एलोस्टेरिक संदमक जुड़ेगा। कौन है वो एलोस्टेरिक संदमक? एटीपी है। और जैसे ही एटीपी एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा, सक्रिय स्थल को क्या कर देगा? विकृत कर देगा, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, जिससे कि ये अब क्रियाधार से जुड़ना बंद हो जाएगा। यह संदमन जो है वो व्युत्क्रमणीय प्रकार का होता है, रिवर्सिबल प्रकार का होता है। एटीपी जुड़ भी हट भी सकता है। किण्वन, अभी तुमने देखा कि ग्लूकोज से बन गया है क्या? पायरुवेट। ग्लूकोज से बन गया है क्या? पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड के 3 भविष्य हैं। पायरुविक एसिड के कितने भविष्य हैं? 3 चीजें इसके साथ घटित हो सकती है। उनमें से 2 चीजें तब घटित होती हैं जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता या ऑक्सीजन अनुपस्थित है? नहीं। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी तो 2 चीजें घटित हो सकती हैं, और यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो एक चीज घटित हो सकती है। क्या बताओ? बिना ऑक्सीजन के क्या घटित होगा? ये पायरुविक अम्ल जो है वो आगे जाके लैक्टिक अम्ल बना देगा, या फिर ये पायरुविक अम्ल आगे जाकर के इथेनॉल या अल्कोहल प्लस CO2 बना देगा। ये दोनों चीजें हो सकती है किसके साथ में? उस पायरुविक अम्ल के साथ में जो अभी अभी ग्लाइकोलाइसिस में बना था। ये दोनों चीजें यदि होगी तो कहां पर होंगी? साइटोप्लाज्म में। कहां पर होंगी? साइटोप्लाज्म। किण्वन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। यानी ये दोनों ही चीजें जो यहां दिख रही हैं, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल का बनना, इसको ही हम बोल देते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। क्या बोल देते हैं इसको? किण्वन। लेकिन यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता हो आगे से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 और H2O के अंदर। यदि ये CO2 और H2O बना, इसका मतलब क्या हो गया? वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब चाहे प्रक्रिया किण्वन की हो चाहे प्रक्रिया वायवीय श्वसन की हो, क्या चीज दोनों में कॉमन होगा? बोलो। यस, पायरुविक एसिड का निर्माण, यानी ग्लाइकोलाइसिस। तो क्या ग्लाइकोलाइसिस किण्वन का पद है? क्या ग्लाइकोलाइसिस किण्वन का पद है? अरे भैया, जब हम बोलते हैं कि ईस्ट जो है वो अल्कोहल किण्वन कर रहा है, तो अल्कोहल किससे बनाता है? ग्लूकोज से कि पायरुविक एसिड से? यदि तुम बोलते पायरुविक एसिड तो तुम्हारा सोच ही गलत है, नजरिया ही गलत है। ग्लूकोज से बनाता है वो। जब हम फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनवाते हैं तो वो अल्कोहल किससे बनता है? वो ग्लूकोज से बनता है। यानी किण्वन का मतलब पायरुविक एसिड के बाद वाला ही पद नहीं, बल्कि पहले वाला भी होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कि किण्वन एवं वायवीय श्वसन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस पद एक समान होता है। दोनों में ही होता है ये पद, और एक समान होता है, यानी ये कॉमन है। यानी कोई भी जीव, चाहे वो किण्वन कर रहा हो चाहे वो वायवीय श्वसन कर रहा हो, तुम्हें अभिक्रिया कहां से स्टार्ट करनी होगी? ग्लूकोज से। अब क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस वाला पद हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब हमने लिख दिया कि चाहे मैं किण्वन की बात करूं तो भी तुम इसको ग्लाइकोलाइसिस को इंक्लूड करना, और मैं वायवीय श्वसन की बात करूं तो भी तुम ग्लाइकोलाइसिस को इंक्लूड करना। क्या मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हें पद बताए थे क्या, कि नहीं बताए थे? तब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि किण्वन में केवल ग्लाइकोलाइसिस वाला पद ही पाया जाता है। सही लिखा होगा कि गलत लिखा होगा? सही लिखा होगा। लेकिन वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के अलावा लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, ऑक्सीडेटिव सब पाया जाता है।
क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्या कि भविष्य क्या है, ये जो पायरुविक एसिड बना उसका भविष्य क्या है, और क्या है भविष्य? या तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। किसमें होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? मसल्स में होता है क्या? ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है क्या? यस। तो लैक्टिक एसिड, क्या तुम्हें पता है हमारे आरबीसी में किस प्रकार का किण्वन होता है लैक्टिक एसिड के अल्कोहल? आरबीसी में पहली बात तो आरबीसी में वायवीय शोषण होता है कि अवायवीय शोषण? यस, यानी किण्वन होता है। सही बात है कि नहीं? क्यों क्यों ऐसा आंसर दे दिया कि उसमें किण्वन होता है, उसमें वायवीय शोषण नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती। बिल्कुल सही सोच पा रहे हो। तो बताओ कि यदि अवायवीय शोषण हो रहा है, किण्वन हो रहा है, तो कौन सा वाला होगा, लैक्टिक एसिड वाला कि इथेनॉल वाला? क्यों बता पड़ रहा है लैक्टिक एसिड? बोलो बोलो। ये देखो जाकिर है भावना जैसी, अपने अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ये बच्ची बोल रही है कि सर क्योंकि मसल में जैसा कुछ हो रहा है वैसे ही कुछ आरबीसी में भी होता होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों इंसान की सेलें तो सेम टाइप के मैकेनिज्म होने चाहिए। बिल्कुल सही बच्चे, तुम्हारा सोचना और तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। और ये बच्चे क्या सोच रहे हैं? ये बच्चे सोच रहे अच्छा यदि अल्कोहल फर्मेंटेशन होता आरबीसी में तब तो फिर हम झूम के पढ़ रहे होते, सर हमको झूम के पढ़ा रहे होते, कुछ वैसा कुछ चल रहा होता, इसका मतलब अल्कोहल तो नहीं बनता होगा। कैसी सोच है बच्चे तुम लोगों की, लेकिन आंसर सही है। ठीक है, तो यस बिल्कुल सही कि हमारे सेल्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट में क्या होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। प्लांट्स वगैरह में नॉर्मली क्या होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, हाँ। नहीं रीजन मतलब सोच कैसी है तुम्हारी, वो बच्चे ने सोचा वैसा रीजन को सोच लेते। ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड का फॉर्मूला दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है क्या? CH3COCOH होता है क्या? यदि इससे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो क्या तुम्हें लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मूला पता है क्या? यस, के आंसर ने मुझे बोला है, सब पढ़ा है इनको, सब पढ़ा रखा है उन्होंने, मेरा काम बहुत आसान कर रखा है उन्होंने। जिसको नहीं पता है ध्यान से पढ़ोगे जीवन भर नहीं भूलोगे। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला भूल रहे हो क्या? भूल रहे हो क्या? तुम भूल जाते हो बच्चे, तुम्हें क्लास के नहीं, तुम्हें थोड़ा सा दिमागी रूप से जो है वो हाँ, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हम इतनी बार लिख चुके होते, इतनी बार बोल चुके होते, कैसे भूल सकते हो? तो हाँ ये लग रहा है, हाँ ये बीच बीच में जो है वो मजे लेता रहता है कि थोड़ा ऐसी बहाने दो चार बात हो जाए। ठीक है, तो यदि तुम्हें पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हमेशा याद रहता है तो तुम्हें करना क्या है, बस ये कीटो ग्रुप जो है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है, बन जाएगा लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाने में क्या हुआ, पायरुविक अम्ल का क्या हुआ, बोलो। कीटो से अल्कोहल हुआ तो क्या हुआ? यस माय बॉय, यू यस प्लीज स्टैंड अप माय बॉय, यस बताओ। इससे यदि ये बना है तो क्या हुआ है? यस रिडक्शन हुआ है। बिल्कुल सही जवाब बच्चे, बैठो। बिल्कुल सही, देखो एक तुमने मुझे इतना आसान क्वेश्चन पूछा, तुम सर हर क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो बच्चे। तो यहां पर क्या सभी बच्चों को दिख रहा है कि रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है? सभी बच्चों को दिख रहा है। इसका अपचयन करवाने के लिए कौन है जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या हाइड्रोजन दे सकता है? यस NADH2। यहां पर NADP मत बोला करो बच्चे, रेस्पिरेशन में हर जगह NADH2 बोला करो, क्योंकि हम दो दो लिख रहे हैं। क्यों हम दो दो लिख रहे हैं? क्योंकि हमने दो पायरुविक एसिड बनाया था ग्लूकोज से। कौन बोला यस सर? यस माय बॉय, एंजाइम का नाम बताओ। वेरी गुड इंटेलिजेंट बॉय, क्या एंजाइम होगा? वेरी गुड, देखो आगे आगे ही पता पड़ रहा है, इसी दिन के लिए तो तुमको पढ़ाया था। हाँ बच्चे, फॉस्फेट का अंतर
दोनों ही कोफैक्टर है, दोनों ही कोफैक्टर हैं। किसी एंजाइम के पास NAD एज अ कोफैक्टर होता है, किसी के पास NADP होता है, किसी के पास FAD होता है, कोफैक्टर्स है। नहीं लिख सकते हो बच्चे, इस एंजाइम के पास NAD कोफैक्टर है तो NAD ही है, अपने मन से नहीं लिख सकते। जिसके पास जो है वो लिख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में मोस्टली एंजाइम के पास NADP कोफैक्टर होता था, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स के पास NAD कोफैक्टर है, तो इसीलिए वैसा लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि ETS में ये पार्टिसिपेट करता है, वो नहीं करता। ओके, तो यदि कोई पूछे कि आखिर ये किण्वन जो है वो वायवीय श्वसन से अलग कैसे है, तो क्या आंसर करोगे? कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं आता है। जहां भी ऑक्सीकरण हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने के लिए कोई बाहर से ऑक्सीजन नहीं आएगा, बल्कि अपने अंदर का ही कोई यौगिक होगा जो हाइड्रोजन को ले लेगा। मैंने क्या बोला था, वायवीय श्वसन में जहां पर भी हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन ने बोला है जाओ मेरे चेले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके आओ। तो यदि वो ऑक्सीजन के लिए लेके जाएगा तो क्या होगा, वायवीय श्वसन। और यदि वो ऑक्सीजन के लिए ना लेके जाए बल्कि अपने ही किसी इंटरनल कंपाउंड को दे दे तो क्या हो जाएगा, किण्वन। किण्वन अवायवीय भी नहीं, पर्टिकुलरली किण्वन। अवायवीय के नाम पे हम किण्वन पढ़ते हैं, ये अलग बात है। तो यहां पर इस अभिक्रिया में कौन सा NADH2 खर्च हो गया है, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था। तो क्या कोई बच्चा मुझे नेट ATP गेन बता सकता है? शुद्ध ATP उत्पाद कितना हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में? 2 ATP। क्या सबको समझ में आ गया क्यों 2 ATP? क्योंकि वहां नेट 2 ATP और 2 NADH2 बना था, NADH2 खर्च हो गया। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसे ही होता है बिल्कुल अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होगा देख लो, CH3COCOH। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन, अल्कोहल में कितने कार्बन? इसका मतलब एक कार्बन निकालना पड़ेगा। किस रूप में निकलता है? क्या तुम्हें CO2 दिख रहा है कहीं पे? मुझे दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निकाल दूं क्या? ये लो निकाल दिया। क्या कोई मुझे उस एंजाइम का नाम बता सकता है जो CO2 को निकालने में मेरी हेल्प कर रहा होगा? CO2 को जोड़ने वाला एंजाइम, तो निकालने वाला डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है? डीकार्बोक्सिलेज। CO2 निकाल दिया मैंने, क्या बन गया है फिर? बोलो, ये अल्कोहल है? क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड बन गया है। अब यदि यही एसिटाल्डिहाइड, इसको मुझे बना देना है अल्कोहल, क्या सबको पता लग गया क्या परिवर्तन हुआ है? बोलो, क्या यहां पर फिर से रिडक्शन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कौन है जो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन देगा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देगा? क्या फिर से वही जो ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH2 था वो खर्च हो गया? खर्च हो गया तो क्या कोई बच्चा मुझे इस एंजाइम का नाम बता सकता है? कौन सा? जोर से बोलो। डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्या एंजाइम के नाम हर जगह तुम्हें खुद से ही पता पड़ते जा रहे? यस। तो यदि तुमने ध्यान से पढ़ लिया है, जीवन आसान हो जाएगा तुम्हारा। कुल मिलाकर के यहां पर भी NADH2 जो है वो खर्च ही हो गया, तो नेट ATP गेन कितना बता दूं? क्या फिर से 2 ATP? चाहे अल्कोहल फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड किण्वन हो, दोनों ही केस में शुद्ध ATP उत्पाद तो 2 ही होता है। क्या तुमने जब अंतर लिखा था तब ये बात लिखी भी थी? जब वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखा था तब लिखा था ये बात? यस, ठीक है। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख देता हूं NCERT के, कि जो किण्वन होता है उसके अंदर ऊर्जा बनाने की एफिशिएंसी, कुल जितनी ऊर्जा रिलीज होगी उसका कितना % एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट होगा? लेस देन 7%। किण्वन की दक्षता 7% से भी कम होती है। एक तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, यदि
अल्कोहल की सांद्रता 13% तक हो जाए तो यह ईस्ट के लिए विषाक्त हो जाते हैं। यानी अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन यदि 13% से ज्यादा हो जाए, ईस्ट जो है वो खुद ही टल्ली हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? तो किण्वन तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। वायवीय श्वसन जो है वो हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आओगे।